प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। आज हम जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो अपना लेसन है 6वां। ठीक है, और पाठ का नाम है केंद्र सरकार। मतलब आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे, जो पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा पाठ है। इस पाठ से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो हम जैसे जैसे इंपॉर्टेंस उस हिसाब से टॉपिक स्टार्ट करते जा रहे हैं। हिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जिसमें रीडिंग भी जरूरी होती है। ठीक है, इसलिए हम ऐसे ही टॉपिक्स के लिए करेंगे जिसको हम आसानी से बोर्ड पे समझ लें। तो सबसे पहले हम इस पाठ को स्टार्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार को। तो सबसे पहले हमें देखना है सरकार। राज्य अमूर्त संस्था या अभिकरण है राज्य अमूर्त संस्था या अभिकरण है जिसे मूर्त रूप प्रदान करती है, वह सरकार है। कहने का मतलब क्या है? राज्य एक अमूर्त, दो चीजें हो गई, एक तो अमूर्त और एक मूर्त। अमूर्त जिसका कोई रूप नहीं हो, मूर्त जिसका रूप हो। तो राज्य अमूर्त संस्था या विकरण है जिसे मूर्त रूप प्रदान करती है, वह सरकार है। मूर्त जिसको रूप देती है, सरकार का रूप है। ठीक है, लेकिन राज्य का कोई रूप नहीं है, राज्य का मैप होता है, नक्शा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य अमूर्त संस्था है जिसे मूर्त रूप प्रदान करती है, वह सरकार कहलाती है। गार्नर महोदय क्या कहते हैं? गार्नर द्वारा या गार्नर के अनुसार गार्नर क्या कहते हैं? सरकार वह मशीन है जो राज्य की नीतियों को सरकार वह मशीन है जो राज्य की नीतियों को लागू करती है। किसने कहा ये? गार्नर महोदय ने कहा है। गार्नर महोदय राजनीति विज्ञान के उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वह मशीन है, मतलब सरकार वह मशीन है जो राज्य की नीतियों को लागू करती है। राज्य की जो राज्य की नीतियां बनती हैं उसे लागू करती है कौन? सरकार। ठीक है, तो कहने का मतलब सरकार के बारे में क्या कहा गया है? सरकार मूर्त रूप है, राज्य अमूर्त है, और राज्य की नीतियों को कैसे लागू किया जाता है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार। सरकारें दो प्रकार की होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। तो अभी हम इस लेसन में पढ़ेंगे क्या? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार पाठ का नाम ही अपना है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। अगले टॉपिक, अगला जो लेसन है अपना, उसमें राज्य सरकार के बारे में। तो केंद्र सरकार के बारे में एक बार मैं आपको बता दूं,
केंद्र सरकार, जैसे केंद्र सरकार के 3 पार्ट दे रखे हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। तो इस लेसन में हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक, एक बार इनको मैं आपको कंबाइन बता देता हूं, जो समझ लो एक बार क्या कह रहे हैं। व्यवस्थापिका या विधायिका एक ही नाम है, केवल व्यवस्थापिका इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यवस्था बना के रखती है। इसमें जो सदन है, सदन में जो हमारे एमपीज हैं, वो उनका जिम्मा है या उनका कार्य है व्यवस्था बनाना। विधायिका विधेयक तैयार करने वाली संस्था। तो दोनों एक ही नाम है, दोनों के काम के हिसाब से नाम दिए गए हैं। तो इसका काम है विधेयक तैयार करना। किस संस्था का? व्यवस्थापिका का। विधेयक तैयार करना या शासन व्यवस्था बनाए रखना, शासन व्यवस्था बनाए रखना, एक बात। तो विधेयक तैयार करना। कार्यपालिका, विधायिका ने जो विधेयक तैयार किए हैं उनको लागू करना, विधेयकों को लागू करना। जैसे ही विधेयक लागू होता है, विधेयक क्या बन जाता है? कानून। और जैसे ही विधेयक लागू होता है, लागू होने के साथ ही क्या बन जाता है भाई? कानून बन जाता है। इसका काम है कानूनों की रक्षा करना। क्या इसका काम? कानूनों की रक्षा करना। तो कहने का मतलब, केंद्र सरकार में 3 पार्ट हो गए, व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहले विधेयक तैयार करना या शासन व्यवस्था बनाए रखना, इन विधेयकों को लागू करना कार्यपालिका, इन कानूनों की रक्षा करना न्यायपालिका। अब ये विधेयिका भी, जो व्यवस्थापिका या विधायिका है, ये भी 2 प्रकार की, संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी राज्य व्यवस्थापिका। एक संघीय व्यवस्थापिका और एक राज्य व्यवस्थापिका। तो अभी प्रेजेंट में हम जो देख रहे हैं वो है संघीय व्यवस्थापिका। अब इसमें सबसे पहले जो संघीय व्यवस्थापिका है, ठीक है, अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में क्लियर किया गया है कि दो सदनों व राष्ट्रपति से मिलकर संघीय व्यवस्थापिका का गठन किया गया है। मतलब अनुच्छेद 79 में ये चीज क्लियर की गई है कि 2 सदनों व राष्ट्रपति, 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। मतलब एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा 2 गए।
दो तो सदन हो गए प्लस राष्ट्रपति, तीनों। तो अंग तो हो गए, सदन तो हो गए दो, लोकसभा राज्यसभा, और अंग हो गए 3। क्योंकि राष्ट्रपति के बिना ये दोनों ज्वाइंट रूप से इनको आप संसद कहते हैं। संसद की कोई भी कार्यवाही जब तक लागू नहीं होगी जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिल जाए। मतलब संसद की कोई भी कार्यवाही जब तक लागू नहीं होती है जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, मतलब तब ही लागू होती है, अन्यथा नहीं होती। तो कहने का मतलब यह है कि लोकसभा, राज्यसभा, संसद प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। हाँ, तो ये एक व्यवस्था है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा का गठन। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो देखेंगे लोकसभा का गठन। इसमें पहला जो टॉपिक अपना है वो है लोकसभा की सदस्य संख्या। अब लोकसभा की सदस्य संख्या का जो टॉपिक है इसके बारे में देखेंगे हम। विद्यार्थियों, सबसे पहले कि अगर हम बात करें लोकसभा की सदस्य संख्या की तो लगभग 500 थी। कितनी थी? 500। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद 520 कर दी गई। ठीक है। 31वें संशोधन द्वारा 1974 में यह 552 कर दी गई। अधिकतम कितनी कर दी गई? 552। मतलब एक ऐसी व्यवस्था थी लोकसभा की सदस्य संख्या की, शुरू में 500 थी, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद 520 कर दी गई। 31वें संशोधन द्वारा 1974 में यह 552 कर दी गई। तो एक तो ये हो गया। अब मैं आपको इन 552 का रेशो बताता हूं। सदस्यों का वर्गीकरण। 552 सदस्यों का वर्गीकरण। 530 राज्यों से निर्वाचित होंगे, 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे, और 2 राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत। होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये 552 गणित हो गया आपका।
ये राज्यों से निर्वाचित होंगे, संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे, और 2 होंगे राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत। ये तो है मतलब 31वें संशोधन द्वारा जो तय किया गया है। अब मैं आपको वर्तमान बताता हूं कि वर्तमान में क्या व्यवस्था है। अधिकतम 552 वर्तमान का वर्गीकरण। मतलब वर्तमान में जो जैसे लोकसभाएं चल रही हैं, प्रेजेंट में जो चल रही है 17वीं लोकसभा, ठीक है, इसकी बात कर लें। इसका है 545 सदस्य। 545 कैसे हैं देखो, पाँच 530 राज्यों से निर्वाचित, 530 कहां से भाई, राज्यों से निर्वाचित हैं। अभी बता रहा हूं आपको मैं। 13 सीटें वही संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब इनको समझो थोड़ा सा, ये क्या कह रहे हैं समझना जरूरी है। 530 सभी जो राज्य हैं जितने भी हैं उनसे हो गए, ठीक है। अभी हमारे 2 संघ शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर और बन गए हैं, तो उनका अभी तक अपने पास आया नहीं है। जैसे ही परिसीमन आयोग द्वारा आंकड़े जारी किए जाएंगे पता लग जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास यही है 530 सीटें राज्यों से निर्वाचित होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 80 यूपी से हैं, सर्वाधिक भी हैं ये, ठीक है। 48 महाराष्ट्र, ठीक है। बात करें राजस्थान की, कितनी है 25। तो ऐसे ये सीटें बटी हुई हैं। कई राज्यों से 10 भी हैं, कईयों से एक भी है, जैसे सिक्किम वगैरह है उनसे एक ही है, ठीक है। तो ऐसे गणित बना हुआ है राज्यों से निर्वाचित होने का। राज्यों में बाकायदा वोटिंग डाली जाती है और वोटिंग से, ये मैं बताऊंगा आपको भी आगे। 13 संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश 7, कितने हैं 7 हैं, ठीक है। एक तो है दिल्ली और बाकी बच गए 6, जैसे आपके चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये 6 बच गए नीचे। तो विद्यार्थियों इस दिल्ली से तो है 7, कितने हैं 7, और बची हुई सबसे है एक, और यहाँ हो गई 6। तो 7 + 6 = 13। ये 13 गणित ऐसे है संघ शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कहाँ से ऐसे प्रश्न आ जाएगा, सबसे ज्यादा संघ शासित प्रदेशों में संसद की सीटें दिल्ली से। 2 बच गए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अभी मैंने आपको बताया था ये होते हैं आंग्ल भारतीय, सर आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, अंग्रेज भारतीय, मतलब जिसका पिता या माता दोनों में से एक अंग्रेज, इसका पिता या माता दोनों में से एक भारतीय है। इनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाई, एंग्लो इंडियन। इनके लिए या इनके प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय संसद में इलेक्शन नहीं होता है। अगर इनका प्रतिनिधित्व नहीं है
तो इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना पड़ता है। ऐसी एक व्यवस्था की गई है किसमें? भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना पड़ेगा। निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन एकल सदस्यीय होता है। एकल सदस्य का मतलब एक क्षेत्र में एक ही होता है, ठीक है। मतलब एक क्षेत्र में एक से अधिक नहीं होते, बल्कि दो क्षेत्रों पर एक जरूर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया होगा, समझा देता हूं। जैसे दो क्षेत्र पर एक उम्मीदवार हो सकता है। अच्छा बेटा, बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक पर एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या व्यवस्था है, जैसे इन ये चुनाव हुए 2019 के, दो सीटों पर खड़े हो गए। एक तो थी वाराणसी की और दूसरी थी गांधीनगर की, ओके। दो सीटों पे खड़े हो गए। इन दो सीटों पर दोनों पर जीत गए चुनाव, तो इनको एक सीट छोड़नी पड़ी, गांधीनगर की छोड़ दी। कौन सी बच गई? एक। तो एक पर कितना बचा? एक ही बचा। खड़े हो सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि मेरी सीट निकलेगी या नहीं निकलेगी तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक क्षेत्र एकल ही होगा, एक से अधिक नहीं होगा कि एक क्षेत्र पर एक से अधिक होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तथा मतदाता सूची, मतदाता सूची में दर्ज, किसमें दर्ज होना चाहिए? मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक 18 वर्ष का उम्मीदवार मतदान में भाग लेकर निर्वाचन करता है, ठीक है। मतलब प्रत्येक 18 वर्ष का सदस्य, प्रत्येक 18 वर्ष का सदस्य जिसका नाम किसमें हो? मतदाता सूची में, वो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेगा। निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय होते हैं। दोबारा देख लो, लोकसभा का निर्वाचन एकल सदस्यीय होता है। मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक 18 वर्ष का उम्मीदवार, प्रत्येक 18 वर्ष का उम्मीदवार मतदान में भाग लेता है। तो अभी हमारे क्या हो गया, एक बार समझ लो, हमने सरकार के बारे में पढ़ा। सरकार दो प्रकार की, एक संघीय सरकार और एक राज्य सरकार। लोकसभा गठन पढ़ लिया हमने, लोकसभा गठन स्टार्ट कर रखा है। सदस्य संख्या हमने पढ़ ली कि 552 अधिकतम कर रखी है, वर्तमान में 543 है, ये पढ़ ली। अब पढ़ लिया हमने निर्वाचन। तो निर्वाचन मैंने आपको समझा दिया, एकल सदस्यीय होता है और मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक 18 वर्ष का उम्मीदवार क्या करता है? वोटिंग में भाग लेता है और निर्वाचन करता है। वह भारत का नागरिक हो,
लोकसभा सदस्य की योग्यता देख रहे हैं हम। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया घोषित न हो। देखो पागल तो घोषित करता है चिकित्सालय, पागल घोषित कौन करता है? चिकित्सालय। पागल तो कौन घोषित करता है? चिकित्सालय, ठीक है। और दिवालिया घोषित करता है बैंक। तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। वह संसद द्वारा तय सभी शर्तें पूरी करता हो। एक बार समझ लो, दोबारा से वो समझा देता हूं। लोकसभा सदस्य की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। वह भारत का नागरिक हो, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। उसकी आयु कितनी? 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल घोषित करता है चिकित्सालय और दिवालिया घोषित करता है बैंक। वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं हो, कि कोई भी जैसे पद है, चाहे नौकरी करता है, वो उसको छोड़नी होगी, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। वह संसद द्वारा तय सभी शर्तें पूरी करता हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।